हुई है, जो कि 7E को जब हम पढ़ते हैं तो उसका नटशल हमें पता चलता है कि ये बेसिकली सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ये उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब जो हम फाइल्स ख़रीदते हैं जिनका अभी कोई प्लॉट नंबर नहीं लगा होता, जिनका अभी कोई पोजेसन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, जिनका पता नहीं होता कि ये रावी के किनारे प्रोजेक्ट बनना है कि ये पत्तों की जाके प्रोजेक्ट बनना है, तो उन फाइल्स की क्या पोजीशन है, क्या उनके ऊपर, चूँकि वो तो अभी हमारे 7E का एक पर्पज़ ये भी था कि आपके पास कोई ऐसी यानी कि जगह है जो रेंटेबल है और आप उसका रेंट पे नहीं कर रहे, तो हम आपसे उसके रेंट पे इनकम पे टैक्स ले लें, तो वो तो जगह ही अभी मेरे पास कुछ नहीं, तो क्या उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी गिन के मुझसे टैक्स चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ जो फाइल्स हैं क्या वो मूवेबल एसेट्स हैं, क्या वो इमूवेबल एसेट्स हैं, तो 7E के रेफरेंसेस ज़रा इसको हमें रहनुमाई कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली डिटर्मिनेशन ये करनी है कि क्या, क्योंकि 7E जो है वो इमूवेबल है। वैसे तो उन्होंने कैपिटल एसेट कहा है कि उसका जो उससे कैपिटल एसेट से उसका 5% जो है दैट विल बी ट्रीटेड एज ए योर कैपिटल गेन, उसका ट्रीट किया जाएगा और उस पर 20% टैक्स। रेंट है कि कैपिटल इनकम ट्रीट, रेंट भी नहीं, पहले रेंट आया था, बाद में उन्होंने चेंज करके जब उस पर काफ़ी इंटरप्रटेशन है या उस पर कोई कमेंट्स आए तो उन्होंने उसको इनकम ट्रीट कर लिया कि कैपिटल एसेट को डिफाइन किया और उसमें कहा कि उसका 5% उससे इनकम विल बी ट्रीटेड टू बी ड्राइव फ्राम दैट। और उसमें से अगर उसका सब सेक्शन 4 देखें तो सारे एसेट, पहले कैपिटल एसेट का कहा और सारे एसेट निकाल दिए और बाकी एसेट क्या रह गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो वैसे ही फेडरल लेजिस्लेशन एंट्री नंबर 50 है, उसमें से एक्सक्लूडेड है, उस पर लगा नहीं सकते थे, बहरहाल डायरेक्टली इंटरेक्टली उस पर लगा दिया 5%। तो बेसिक क्वेश्चन ये है कि क्या जो फाइल आपने ख़रीदी है वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो पहली बात तो ये कि फ़ाइल या एग्रीमेंट टू सेल या आपकी रजिस्ट्री, अगर इस डॉक्यूमेंट को देखें तो डॉक्यूमेंट तो होता है मूवेबली, लेकिन सब्जेक्ट मैटर क्या है ये देखना है कि उसकी, फिर आगे उसको देखना है कि सब्जेक्ट मैटर वो गाड़ी का है सब डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, या वो लैंड का है, बिल्डिंग का है, किस चीज़ का है, उसको देखना है कि वो इमूवेबल में आती। इमूवेबल और मूवेबल में आगे दो चीज़ें होती हैं, एक टेंजिबल मूवेबल होती है, भाई एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है, एक इनटेंजिबल होती है, होती मूवेबल है, इनविजिबल होती है। जैसे गाड़ी है वो मूवेबल है और वो टेंजिबल है, और इसी तरह बाकी चीज़ें गुड्स हैं वो आपकी टेंजिबल है और मूवेबल है। इस तरह सर्विसेज हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, वो आप बात चीज़ें नहीं देख सकते, इनविजिबल रहते हैं और वो मूवेबल इनटेंजिबल होते हैं। तो अब जो आपकी इमूवेबल होगी, इमूवेबल चीज़ होगी, मूव नहीं हो सकती एक जगह से दूसरी जगह, दूसरा वो टेंजिबल होगी, आप देख सकते हैं उसको, विजिबल होगी। तो अब फाइल को आप छोड़ दें, फाइल तो मूवेबल है लेकिन उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो लैंड है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, क्या चीज़ है वो वाली है। दूसरी चीज़ हमने देखनी है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कंप्लीट कब होगी, कब आपका टाइटल ओनरशिप होगी। तो ओनरशिप या टाइटल देखने के लिए कुछ, या एग्रीमेंट टू सेल है तो सिंपल आपने एडवांस दिया है, जब आपने एडवांस दिया है तो आप उसको अपनी वेल्थ में एज एडवांस शो करेंगे और एडवांस मूवेबल है, उसमें फिर टैक्सेशन नहीं। अगर आपने सारे पैसे दे दिए हैं, टाइटल आपके नाम ट्रांसफ़र हो गया है या रियल ओनरशिप आपके नाम आ गई है या उसका रिस्क रिवार्ड, ओनरशिप को कैसे डिटरमिन करते हैं, दो तीन चीज़ें, एक आपको उसका पोजेसन ट्रांसफ़र हो गया, टाइटल के साथ रिस्क रिवार्ड, अब वो अगर ख़राब हो जाती है, उसको डैमेज हो जाता है या किसी वजह ख़राब हो जाती है, तो रिस्क रिवार्ड किसके हैं, आपके हैं या उस सेलर के हैं। अगर सेलर के हैं तो ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हुई, फिर कंट्रोल किसका है, कंट्रोल उसका है या आपका है। अगर आपका कंट्रोल है, उसकी मैनेजमेंट इंटरफेरेंस है उसमें क्या नहीं। अगर सब कुछ उसने आपको दे दिया है, आपका कंट्रोल है, आपका ओनरशिप है, रिस्क रिवार्ड आपका है और पोजेसन भी आपका है, तो फिर इन सब्सटेंस ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है। वैसे भी टैक्स लॉ में मैंने पहले कहा था सब्सटेंस ओवर फॉर्म, तो रियल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन और बेनिफिशियल ओनर
ओनरशिप जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू लीगल ओनरशिप। लीगल में भी देखें तो ओनरशिप ये, बल्कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अगर आपने सारी पेमेंट दे दी है तो पोजेसन भी ले लिया तो आपकी ओनरशिप है। बाद में आप रजिस्ट्री में उसमें डॉक्यूमेंट लगा लेते हैं, वो एग्रीमेंट टू सेल में भी लिखा लेते हैं कि अगर मैंने ओनरशिप दे दिया, अगर नहीं ये नहीं ट्रांसफ़र करेगा तो मैं खुद भी थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ अपने नाम ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो सारी चीज़ें, एक तो ये पैरामीटर देख के आपने डिटरमिन करना है कि आपकी मूल है कि नहीं, ओनरशिप आपकी है कि नहीं। और आखिरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपने देखनी है, आपने डिक्लेयर कहाँ की है। आपने वेल्थ में अगर डिक्लेयर की है इमूवल में तो फिर तो आपने सेल्फ एडमिटेड है। अगर आपने एडवांसेस में डिक्लेयर किए हैं कि अभी पैसे रहते हैं मेरे नाम रजिस्ट्री नहीं हुई तो फिर वो आपकी मूवल में है। तो आपने कहाँ डिक्लेयर की? हमने तो दोनों जगह पे की है। नहीं, दोनों में तो हो नहीं सकती दोनों में नहीं हो सकती। हाँ तो आप उसको आप फिर एडवाइज रिटर्न हाल के ये कर लें कि अभी पैसे देने टोटल डाल लें या अभी दे लेंगे, आधे दिए आधे पेबल है। तो फिर तो आप एग्रीमेंट टू सेल भी आपका डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट टू सेल है या ट्रांसफ़र लेटर हो गया, रजिस्ट्री हो गई है कि नहीं हो गए, और सोसाइटी का भी देखें कि विद होल्डिंग हो गया है कि नहीं हो गया। सर ठीक हो गया। सोसाइटी में आपको अलॉटमेंट लेटर दे दिया है? नहीं सर, सोसाइटी ने तो अभी 236 के भी नहीं हमारा डिडक्ट किया। अच्छा, तो आपने पैसे सारे दे दिए? नहीं, पैसे भी हमने पहली इंस्टॉलमेंट दी है। तो आपको कोई एग्रीमेंट कोई चीज़ टर्म एंड कंडीशन लिखी होगी? नंबर दे दिया, लेटर ऑफ इंटरेस्ट देते हैं कि हमने उसमें अपना इंटरेस्ट जो शो किया ना, वो एक लेटर ऑफ इंटरेस्ट देता है। अच्छा, हाँ, वो दिया सिर्फ उन्होंने। तो रजिस्ट्री या बाकी के डॉक्यूमेंट नहीं? कोई चीज। तो ओनरशिप का उसमें तल्लक है कि आपके नाम कब ट्रांसफ़र होगी? अगर उसमें लिखा हुआ है कि ओनरशिप आपको 6 माह बाद ट्रांसफ़र होगी जब सारे पेमेंट पैसे देंगे, ठीक है, तो फिर ओनरशिप उस वक्त होगी, अभी नहीं हुई तो अभी आप उसको आप एडवांसेस में शो करें सारे पैसे। ठीक है ना। दो उसके आप दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप जितने पैसे दिए उतने की एडवांसेस शो करें, ठीक है, और जैसे जैसे पेमेंट करते जाएं उस एडवांस में डालते जाएं, और जब आपकी सारी पेमेंट हो जाए और रजिस्ट्री आपके नाम या अलॉटमेंट हो जाए तो यहाँ एडवांस से ट्रांसफ़र कर दें इमूवल में। ठीक है, दूसरा तरीका ऐसा है कि अभी एडवांसेस वाला पार्ट नहीं है, आप प्रॉपर्टी में सारा भी कर सकते हैं, जो नहीं दिए वो लायबिलिटी में शो कर लें। क्या लायबिलिटी में शो किया है? बाकी तो प्रॉपर्टी, हाँ, तो फिर ये काम आपने खुद किया है ना, एडवांस में शो नहीं किया। आपने कहा जब आप इस तरह शो करते हैं कि मूल प्रॉपर्टी टोटल नीचे लायबिलिटी, इट मीन्स ओनरशिप आपके नाम ट्रांसफ़र हो गई है, आपका एसेट बन गया है, अब लीगली आपका एसेट है और बाकी आपने पैसे देने हैं। जो आपका सेलर है वो आपसे प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकता, वो पैसों का क्लेम कर सकता है सिविल सूट करके। क्लियर जी। जब किसी के लेन देन में कोई चीज़ हो, अगर आप खुद कहें कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने 2 करोड़ की ले ली है, मैंने 50 लाख दे दिया, 50 लाख देना है, तो आप जो सेलर है आपसे 50 लाख का क्लेम तो कर सकता है। वो प्रॉपर्टी आपसे आप 50 लाख जब मर्जी दे दें, जब भी जो टर्म एंड कंडीशन है, तो आपने खुद कर लिया कि मेरी ओनरशिप है, 100% प्रॉपर्टी मेरी होगी, 50 लाख रहता है वो मैंने देने, वो थ्रू कोटा ले लें। ठीक है। या आप अच्छा अभी आप करना चाहते हैं कि हमने 7E से बचना है तो राइज रिटर्न हाल के इसको एडवांसेस में शो कर लें, उतनी अमाउंट जितनी आपने दी हुई है, बाकी जैसे जैसे आती रहे एडवांस में शो करते रहना, और जब पूरी हो जाए उधर से ट्रांसफ़र करके मूल में ले आना। 122 हो गया। अच्छा, दूसरा अगर आप नोटिस आ जाए या 122 आ जाए, फिर आप दूसरा लेना जो मैंने पहले वर्ड दिया है, सब्सटेंस ओवर फार्म। ओवर फार्म से मुराद ये है कि शो करना रिटर्न में, इमूवल में या मूवल में या लोन में, उसका फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग जो है या बुक कीपिंग जो है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, बल्कि आप रियल नेचर देखें। रियल नेचर ये है कि आपने सारे पैसे नहीं दिए हुए और आपके नाम रजिस्ट्री नहीं हुई, ओनरशिप टाइटल और वो रिस्क रिवार्ड ट्रांसफ़र नहीं हुआ, या आप ये लिख के दें तो इसलिए ये इमूवल में फाल नहीं करती। इवन 2 शो किए हमने, लेकिन एक्चुअली ये मूवेबल है। अब पर्पस एक प्रॉपर्टी जो यूजलेस पड़ी है नहीं, ये वहाँ क्योंकि डीमिंग पर हुई है, उसका पर्पस पूरा नहीं है। हाँ, वो तो हर साल लगती, तो जब बेचेंगे तो वैसे भी आप पे टैक्स लगेगा, गेन नहीं लगता, तो वो तो हर साल आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो फिर भी लगाए जा रहे हैं। आपके पास पैसे भी नहीं है तो आपको ड्यू भी आ भी नहीं रहे, आपने टैक्स भी देना है दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरे वेल्थ में से देना है,
ठीक है ना, वो तो डीमिंग प्रोविजन है, ट्रीटेड है तो डीमिंग प्रोविजन लेजिस्लेटर जो है वो कर सकता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल बार है उस पर प्रोटेक्शन। कोर्ट के लिए अच्छा केस है, बहुत अच्छा है। कौन सा? यही बात है, अगर हम इस बात पे जाते हैं कि ओपन फाइल इसमें फॉल और नहीं वो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगी, इतना अच्छा भी नहीं, सेल्फ एडमिशन भी था ना, जी। सेल्फ एडमिशन आपने इमूव ने शो किया, आप कहें जी आप 7E आ गया, 7E आने के बाद ही आपने शो किया है ना, तो पहले कंसल्ट करना चाहिए था ना किसके। तो हम सभी आपको किया चलो बड़ा एडवाइजर देने वहाँ का जी। सर 7E के हवाले से एक क्वेश्चन था, जी जी फेयर मार्केट वैल्यू की हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं हमारी मुख्तलिफ सोसाइटीज के अंदर, जैसे मैंने बताया कि प्लॉट फाइल है ना एक, जी जी जी। आज हमने फाइल ली 25 लाख की, ठीक हो गया, अब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? FDR हाँ, कैसे लेता है, well, उसकी FDR वैल्यू लेता है हाँ या बताने लगा, सेक्शन है 68, सर? वो फेयर वैल्यू को डील करता है, तो उसमें ही लिखा हुआ है, उसके मुताबिक डिटरमिन करनी है। उसके मुताबिक 2-3 चीज़ें दी हुई हैं, एक तो ये है कि वहाँ DC रेट है और प्रेस FBR रेट है, विच एवर इज़ हायर वो अप्लीकेबल होंगे, तो आपके इलाके में वो देख लें, वहाँ कंस्ट्रक्शन के भी हैं वो भी हैं, उसके मुताबिक लग जाएंगे। अगर ना कहीं नहीं है तो फिर वो कमिश्नर को पावर दी हुई है, तो कमिश्नर जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू वो डिटरमिन कर सकता है। तो वो कीपिंग इन वो फैक्टर जो है, लोकेलिटी है, वहाँ के फैक्टर हैं, एरिया कौन सा है, पोच है, दूसरा है ये वो, तो लिटिगेशन को इग्नोरिंग द लिटिगेशन की उसकी वजह से कम ज़्यादा है, तो वो फैक्टर जो है वो उसको कहते हैं आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन कितने में बिकती है, तो वो कमिश्नर को पावर दी गई। 68 अगर 68 को हम पढ़ सकते हैं। तो AOP ने खरीदी है प्रॉपर्टी, तो उसके ऊपर भी 7E नहीं, इंडिविजुअल के लिए AOP के ऊपर नहीं रेजिडेंट पर्सन लिखा हुआ है, है, रेजिडेंट पर्सन लिखा हुआ है, तो पर्सन में तो एओपी पर्सन सर में आएगी। क्या रेजिडेंट पर्सन लिखा हुआ है? फिर तो कंपनी भी आती है मैडम बोलिए दोबारा। सर एक नोटिस आया ना वो AOP को 7E का, हाँ खोले देख लेते हैं। रेजिडेंट पर्सन रेजिडेंट सेक्शन 2 का स्टार्ट है सर, Start. रेजिडेंट पर्सन, रेजिडेंट पर्सन शैल बी ट्रीटेड। अच्छा सर, इसमें जो एक मिनट है ना, फॉर द पर्पज सेशन शैल बी पोज एट द रेट इतना इतना फर्स्ट ड्यू ऑन द इनकम, ए रेजिडेंट पर्सन शैल बी ट्रीटेड टू हैव ड्राइव एज ए इनकम चार्ज अंडर दैट अमाउंट इक्वल टू 5% कैपिटल एसेट फॉर इन ऑन द कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द रेजिडेंट पर्सन, सेल्फ ओन्ड बिजनेस इतना 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 नीचे है नीचे एग्रीकल्चर ये वो कैपिटल लॉटेड ये नीचे आए जल्दी बार ये वो प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इन टैक्स लेवी कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन विद, अच्छा नीचे वेयर फेयर वैल्यू ऑफ द कैपिटल एक्सक्लूडिंग द कैपिटल एसेट विच इतना डज नॉट एक्सीड इतने मिलियन, कैपिटल चार्ज ओन्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कैपिटल ये कैपिटल ओन्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, कैपिटल ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्डर्स डेवलपर फॉर द लैंड एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट पर्सन आर रजिस्टर्ड विद द डायरेक्टरेट, ये फेडरल गवर्नमेंट इंक्लूड्स नीचे। In this capital asset mean a property of any held by person, whether connected business does not include stock and trade. Any stock property with respect to person is entitled to depreciation. Movable asset not mentioned is a farmhouse नीचे. In compound average 8. The expression 7B whenever उस आगे चला एक मिनट सेक्शन 8 उसका फिनांस सेक्टर। फिनांस का बस ठीक। इसमें अब रेजिडेंट पर्सन है, तो रेजिडेंट पर्सन 181-82 में देख ले रहे, वहाँ उसमें इंडिविजुअल भी है, AOP भी है, कंपनी भी है, तो फिर सारों में ही जिनका भी ये इमूल प्रॉपर्टी जिसमें भी होगी तो उस पर लगेगा। और सेक्शन 2 में लिखा है सिचुएटेड इन पाकिस्तान है मुल्क पे नहीं लगेगा ना, वो CVT लगेगा मुल्क पे। नहीं, सिचुएटेड में तो कोई चीज है कि कोई चीज है इमूल प्रॉपर्टी हार्ड फार्म में जो है ना वो नहीं भाई, इमूल प्रॉपर्टी के रेफरेंस है, पर्सन सिचुएटेड इन पाकिस्तान नहीं है, प्रॉपर्टी है वो चीज़ सिचुएटेड इन फाइल तो वो नहीं है ना सिचुएटेड इन पाकिस्तान। भाई सब्जेक्ट वो कहाँ है, बाहर से आउट ऑफ पाकिस्तान नहीं सर, कोई तो सब्जेक्ट कोई नहीं, कोई सोसाइटी की ज़मीन पाकिस्तान में है या बाहर ना करो यार। अब
पे तो सर खाली फाइल ही है भाई फाइल नहीं है भाई, वो फाइल, अच्छा चलो ऐसे कर ले, फाइल है आपके पास, फाइल क्या बंद है क्या? फाइल में कोई डॉक्यूमेंट है? डॉक्यूमेंट। अच्छा चलो, एग्रीमेंट टू सेल भी तो फाइल ही होती है, रजिस्ट्री भी तो डॉक्यूमेंट ही होता है। लेकिन उसके अगेंस्ट एक प्रॉपर्टी तो यहाँ भी एक प्रॉपर्टी है ना सोसाइटी के अंदर, कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई नहीं हुई ना। आपने पैसे ऐसे दे दिए, मैं आपको कहूँ ये दरिया ले लो तो पैसे दे दो, दे दोगे? आपको पता है उसका ना, ऐसे थोड़ी है, बाद में देगा ना, उसने ली हुई है ना, तो गारंटी है, आपने उसके रिप्यूट देखी है, उसने ज़मीन एक्वायर की है, उसमें से आपका कोई प्लाट है तो सही ना, अनआइडेंटिफाइड है ना। ऐसे कह रहे हैं मैंने पैसे दे दिए, दरिया वाला ले ले, रावी सारा ले ले जो चारदा जितना पानी, इतने बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं ना। सर 7 पे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। मैंने अपने मिसेस के नाम या बच्चों के नाम पे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है, टाइटल ओनर वो है, बेनिफिशियल ओनर मैं हूँ, तो क्या बेनिफिशियल ओनर पे भी 7 ही लगेगा? बस जिसने डिक्लेयर किया है वो उस पर लगाएंगे, ठीक है ना जी। अगर आपने पैसे दिए वो वही मैं डॉक्टर ने आपको कहा सब्सटेंस ओवर फॉर्म, रियल नेचर देखी जाएगा, आपका है या उसका है, या आप दे दें या वो दे दे, आइदर वन को देना पड़ेगा। एक तो देगा ना, या आप दे। मिसेस करती है क्लेम तो वो एक फिर आगे आप पे है कि किसकी वेल्थ कम है तो आप उधर शो कर लें, प्लानिंग में पहले उसको मैनेज कर। हाँ पुराने आप मैनेज कर लो, जिसकी कम है वहाँ दे ले। रियल ओनर कौन है, फंडिंग किसने की है, सोर्स ऑफ फंडिंग किसका है, ठीक है ना। या आपने गिफ्ट भी दे सकते हैं, अगर आपने पहले का गिफ्ट दे दिया अपनी बीवी को, उसकी वेल्थ कम है तो बच गए हैं, आज भी गिफ्ट दे दें अगले साल बच जाएंगे, ठीक है ना। या आज रेंट पे दे दें सारी प्रॉपर्टियाँ, रेंट डाल दें उसका, फिर भी आप बच जाएंगे। उसमें एक्सेप्शन एग्जम्पशंस है ना, तो उसको आप कर सकते हैं जी। 25 मिलियन से वापस लगना शुरू होगा, या अगर मेरी प्रॉपर्टी 25 मिलियन से ज्यादा होगी है तो सारी 1 रुपए से लगना शुरू हो जाएगा? वर्डिंग ऐसे ही है कि सारी पे लगेगा, लेकिन आप उसका क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्लेम कर सकते हैं कि 25 सारी प्रॉपर्टी एग्जम्पशन लेस करके उसके बाद आप 25 भी लेस करें और फिर बोर वाली से लगाएं, लेकिन वर्डिंग से ये लगता है कि 25 से ऊपर होगा तो सारे पे लग जाए। बाकी ये कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि आप क्लेम करेंगे तो आगे फिर होगा ना, लिटिगेशन में जाएगा। जब आप क्लेम करेंगे आप कहेंगे जी नहीं ये इस तरह है, 25 से ऊपर लगना, ठीक है ना। अगर उसको आप देख लें 25 किधर लिखा हुआ है, नीचे एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन जहाँ है ना उससे पहले आप बढ़ते हैं, वहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेन है सेल्फ एक्सप्लेन हाँ। और फिर मार्केट वैल्यू सेक्शन में रहे, सेक्शन के अंदर एक्सक्लूजन हाँ फार्म हाउस से नीचे नहीं ऊपर आए, पहले ऊपर वाला पैरा पढ़े सर फिर हम नीचे पढ़ेंगे। ये यहाँ बस ए रेजिडेंट शैल बी ट्रीटेड टू हैव ड्राइव एज इनकम चार्ज ऑन अमाउंट इक्वल टू 5% ऑफ मार्केट वैल्यू सिचुएटेड इन पाकिस्तान। तो कैपिटल वैल्यू वो कैपिटल जो है एसेट जो है वो सिचुएटेड इन पाकिस्तान है, हेल्ड ऑन द लास्ट डे एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग नेमली। तो उसमें से आप समझ लें कि आपने टोटल सारे एसेट करने और उसमें से ये एक्सक्लूड करने। एक्सक्लूड क्या करना है, पहले 1 ये इसकी वैल्यू जितनी बनेगी वो एक्सक्लूड कर देनी है, फिर दूसरे वाले की एक्सक्लूड कर देनी है, फिर तीसरे वाले की एक्सक्लूड कर देनी है, फिर चौथे वाले की एक्सक्लूड कर देनी है, फिर ऑनवर्ड जितने भी हैं प्रॉपर्टी ये वाली कर देनी है, ये आगे वो जी सर आगे आप वेयर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कैपिटल एसेट इन एग्रीगेट, टोटल की एग्रीगेट की करनी है। एक्सक्लूडिंग कैपिटल एसेट मेंशन ये एक्सक्लूड डज नॉट एक्सीड इतने मिलियंस, जहाँ एक्सीड हो जाएंगे तो सारे पे लगे। सोल्यूशन है अगर नीचे रहेंगे तो नहीं लगेगा, पहले एक्सक्लूड करेंगे, पहले टोटल की वैल्यू करेंगे जितने एसेट है विदाउट एनी एक्सक्लूजन, टोटल कर लेंगे, टोटल करके जो एक्सक्लूजन वाले एसेट हैं उनकी वैल्यू लेस कर देंगे, फिर जो बैलेंस बचेगा उसको देखेंगे कि वो इस अमाउंट से कम है या ज़्यादा है। अगर इस अमाउंट डज नॉट एक्सीड इतना है या इससे कम है तो टैक्स नहीं लगेगा,
अगर इससे अबाव है तो टैक्स लगेगा 5%। ठीक हो गया, वर्डिंग में ये है। सर जैसे अभी आपने डिस्कस किया कि एसेट्स ट्रेडेड इन पाकिस्तान, ठीक हो गया, एसेट एसेट हमारे पाकिस्तान के अंदर है, हाँ जी, कुछ एसेट हमारे पंजाब के अंदर है, कुछ कराची में है। जो कराची पे हमारे एसेट्स हैं उन्होंने वहाँ हमें हिट लगाई ना 122 में, ये रिटर्न तो हमने एक ही दफा एक फाइल की। नोटिस है ना उसका कि जो कराची में आपके एसेट्स थे उसके ऊपर उन्होंने चूंकि कराची वालों ने इसको कंफर्म कर दिया था 7E को, लोअर हाई कोर्ट में भी वो उसके स्टे वगैरह पेंडिंग चल रहे हैं ना, 7, अच्छा ठीक है। कराची वाले एसेट जो थे मेरे पास उन्होंने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाल के उसको हिट लगा दी 122 में। नहीं, वो कराची वाला तो ला ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास जुडिक्शन नहीं है। जुडिक्शन आपकी कहाँ है, लाहौर में, उधर जो लाहौर में, तो वो कर ही नहीं सकता ना। देखें ये इस पे जो टैक्स है टोटल रिटर्न के अंदर जाना है, वहाँ टोटल टैक्स में आना है, अमेंडमेंट ये वो सारी इसमें होनी है ना। तो वो जिसके पास जुडिक्शनल ऑर्डर में जिसके पास जुडिक्शन है वही करेगा। अगर उधर कराची का है आरटीओ कराची के अंदर है, तो फिर वो ही करेगा, फिर ये नहीं कर सकते। नहीं सर प्रॉपर्टी मेरी इधर लाहौर में भी है, वो दुनिया सारी में वो कराची वाला ही करेगा। वो फिर लगा देगा। आप रेजिडेंट हो ना, वर्ल्ड की सारी आप ये तो पाकिस्तान भी रख जुडिक्शन उसके पास रेजिडेंट पे वर्ल्ड जुडिक्शन होती है, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड। तो उसके पास है, आप कराची के हैं तो कराची वाला करेगा, लाहौर वाला कर ही नहीं सकता। और कराची वाला सारी पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी उस पर करेगा। अगर आप लाहौर के हैं, यहाँ सेस होते हैं, तो पाकिस्तान में जितनी प्रॉपर्टी लाहौर वाला करेगा। वैसे भी लाहौर हाई कोर्ट में कोई स्टे अवेलेबल नहीं, सब उन्होंने कहा था कि डेट एक्सटेंड कर दें। आपने रिटर्न भी फाइल नहीं करनी है, आपका तो आरटीओ कराची है, लाहौर में आपकी रिटर्न फाइल नहीं होनी। और रेट भी नहीं, अभी पेशावर का केस आया था, मैंने लेके उन्होंने कहना जी पेशावर करें, क्योंकि टेरिटोरियल जुडिक्शन आपकी जो नोटिस देगा वहाँ का बंदा है। ठीक है, तो इसलिए जहाँ जुडिक्शन है, जहाँ आप हैं रेजिडेंट हैं या आपकी कंपनी है, जो जुडिक्शनल ऑर्डर है जहाँ है वही आपको देगा, और सारे पाकिस्तान की बात है। ठीक है, थैंक यू। सेक्शन 7E पे एक मुकम्मल लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। जो बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे CVT का इतलाक़ हुआ था, वो भी एक मुकम्मल लेक्चर ऑलरेडी पाकिस्तान टैक्स चैनल पे अवेलेबल है। तो आज जो 7E में कुछ क्रूशल चंद चीज़ें मज़ीद आई थी, ये पहले भी डिस्कस हुई, लेकिन आज ज़रा थारोली मज़ीद डिस्कस होगी। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जी दोबारा हाज़िर होंगे इंशाल्लाह।